जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पाथ टू एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम जो है बात करेंगे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो है फंडामेंटल राइट्स। और अगर आप सीएपीएफ, सीडीएस और एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन एग्जाम्स में जो इंडियन पॉलिटी वाला सेक्शन है उसके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं आपको इस वीडियो सीरीज से देखने को मिलेंगे। और जो सीएपीएफ और सीडीएस के अंदर 20 प्लस इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस इस इंडियन पॉलिटी सीरीज से देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है इस सीरीज से जुड़ जाइए। शुरू करते हैं हमारे सफर को। अगर फंडामेंटल राइट्स की मैं बात करूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने यूएसए से लिया है। कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो है हम आर्टिकल्स के साथ शुरू करेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है हमने यूएसए से लिया है। अब यहां पर इसके अंदर अगर हम बात करें, ये है हमारा आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है, और इन्हीं को जो है हम पार्ट 3 भी कहते हैं। अब ये जो 12 टू 35 आर्टिकल्स है, इनको कुछ स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है कि इसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें अगर मैं जैसे सबसे पहले बात करूं, वो है हमारा राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो हमारा वो है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। और फिर जो दूसरे नंबर पे हमारा है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो हमारा है ये है आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। और फिर जो थर्ड हमारा है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये जो हमारा राइट है ये है आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24। फोर्थ है हमारा एजुकेशनल एंड, उससे पहले हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये फंडामेंटल राइट जो है हमारा आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है। और जो हमारा फिफ्थ है वो है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। और ये है हमारे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। और जो हमारा लास्ट है वो है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और इसके अंदर जो है वो है आर्टिकल 32 से लेके आर्टिकल 35 तक। इसके अंदर जो है मेन फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर वाले 5 हैं। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। फिर एक राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 टू आर्टिकल 35। ये जो है हमारा पार्ट 3 का स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर 2 आर्टिकल्स छूट जाते हैं, वो है आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। इनकी हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बात करेंगे, ये आर्टिकल क्या कहना चाहते हैं, जबकि इनका जो है फंडामेंटल राइट से ही लेना देना है। बट ये जो है एक तरह के फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूडेड नहीं है। ये जो है स्टेट की डेफिनेशन देते हैं और कौन सी ऐसी लॉज हैं जो है आर्टिकल
के ऊपर जो है हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या फिर क्या पार्लियामेंट की कितनी पावर है फंडामेंटल राइट्स को जो है अमेंडमेंट करने में। सो ये है, हमने स्ट्रक्चर की बात की। अब कुछ और चीजें जानते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, इनको सबसे ज्यादा जो है वॉयलेट कौन करता है? अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बात करूं तो अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस, जो गवर्नमेंट है उसको कंसिडर किया जाता है बिगेस्ट वॉयलेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। बिगेस्ट वॉयलेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सो ये चीज आप समझ गए होंगे, ये एक स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि जो है अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस विच इज कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट वॉयलेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो वो गवर्नमेंट को कंसिडर किया जाता है जो है बिगेस्ट वॉयलेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और हमें जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स गारंटी कौन देता है? वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। गारंटी बाय कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है ये हमें जो है गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स। इसमें हम आगे बात करेंगे जो हमारा आर्टिकल 32 है वो कैसे हमें जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग जो है गारंटी देता है, और जो हमारा आर्टिकल 226 है ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिगार्डिंग, सो ये हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। हमारे पास तीन तरह के राइट्स आते हैं, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और फिर जो है स्टैट्यूटरी राइट्स। इनको जो है हम लीगल राइट्स भी कहते हैं। सो इसमें डिफरेंसेस की बात करते हैं जो हमें जो है पता होना चाहिए। ये क्लास जो है आपकी काफी बेसिक से होने वाली है, एज आपने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। सो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो है इस सीरीज से जुड़ जाइए, और 100% आई कैन अश्योर यू कि आपको जो है ये हेल्प करेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर जहां पर इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जैसे हमने बात की। अब इन राइट्स के अंदर क्या होता है कि अगर आपके ये राइट्स वायलेट होते हैं तो आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो। वैसे तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जा सकते हो, तो ये आपको जो है फंडामेंटल राइट्स का स्पेसिफिकेशन मिलता है। अगर ये वायलेट होते हैं तो आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। जबकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो होंगे जो पार्ट 3 के अंदर नहीं लिखे हुए हैं। पार्ट 3 से बाहर जो भी हमें राइट्स मिलते हैं उन्हें जो है हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं, जैसे हमारा जो आर्टिकल 300 ए है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में इसको हटा के जो है आर्टिकल 300 ए में डाल दिया। और जैसे हमारा आर्टिकल 324 राइट टू वोट, अब ये जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं। इसमें जो है ये सारे पार्ट 3 में नहीं इंक्लूडेड है, ये अलग अलग पार्ट्स में इंक्लूडेड है। तो ये जो अगर वॉयलेट होते हैं तो आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हो।
अगर मैं सिंपल से टर्म बात करूं तो सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हो, आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो, जो लोअर कोर्ट्स हैं इनके अंदर जा सकते हो, बट डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हो। यहाँ पर जो है आपको आर्टिकल 32 पावर देता है फंडामेंटल राइट्स के अंदर कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हो, और हाई कोर्ट के लिए जो है आपको आर्टिकल 226 पावर देता है कि आप जो है हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट होते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर पहली बात तो ये पार्ट 3 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा, यहाँ पर अगर जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट, अगर आपके ये राइट्स वायलेट होते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हो, आप हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट्स में जा सकते हो। सो ये हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वो सारे राइट्स जो हमारे पार्ट 3 के अंदर नहीं लिखे हुए हैं। पार्ट 3 के बाहर वाले जितने भी राइट्स हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। राइट्स मतलब हमारे अधिकार। ऐसा नहीं है कि जो भी पार्ट 3 के बाहर हुआ वो हमारे राइट्स हो गए। जो भी राइट्स हमारे अधिकार पार्ट 3 के बाहर लिखे गए हैं उन्हें हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहेंगे। फिर जो हमारा तीसरा है वो है स्टेट्यूटरी या लीगल राइट्स जिन्हें हम कहते हैं। ये जो राइट्स हैं इनको जो है अगर हमारी जो पार्लियामेंट है, मैं बात करूं पार्लियामेंट, ये कोई लॉ बनाकर लेकर आती है तो उन्हें हम जो है स्टैट्यूटरी राइट्स कहेंगे, बाय मेकिंग लॉ। ये राइट्स हमें बाय लॉ मिले। जैसे अगर मैं इनमें एग्जांपल करूं, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये राइट्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो है हमारी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके जो है ये इसको लेके आए। फिर जो है मनरेगा, मनरेगा आपका जो है अधिकार है। तो ये जो है दो, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स की बात की, तो ये जो राइट्स हैं, जो स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, इनके अंदर आप जो है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हो। आप जो है सबसे पहले आपको लोअर कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। वो सारे राइट्स जिनको है पार्लियामेंट ने लॉ बना के जो है लॉ बाय मेकिंग लॉ इनको जो है बनाया है, इन राइट्स को, उनको हम स्टैट्यूटरी राइट्स कहेंगे। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन और मनरेगा इसके एग्जाम्पल हो गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर आप अगर ये आपके राइट्स वायलेट होते हैं तो आप नहीं जा सकते हो। जैसे काफी सारे लोग आपने देखा होगा कि आरटीआई लगाते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन लगाते हैं सरकार का कुछ भी जो है रिकॉर्ड जानने के लिए या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो उसमें अगर उनको वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको पहले लोअर कोर्ट में जाना होगा। ये जो है स्टैट्यूटरी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स वो हो गए जो पार्ट 3 में लिखे हुए हैं, और अगर ये वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, जो राइट्स हमारे पार्ट 3 के अंदर नहीं लिखे हुए हैं, जैसे एग्जाम्पल आर्टिकल 300A, जिसको हम जो है राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट टू वोट जो आर्टिकल 324 है, ये अगर वायलेट होते हैं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, बट हम जो है हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर हमारे स्टैट्यूटरी राइट्स जो है स्टैट्यूटरी राइट्स जो है अगर वायलेट होते हैं तो हम जो है डायरेक्ट लोअर कोर्ट में ही जा सकते हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। सो ये जो है बेसिक मैंने आपको जो राइट्स हैं उनके बारे में डिफरेंशिएट करके बताया। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं वीडियो पॉज करके। अगर आप लिख लेंगे तो आपके लिए रिवाइज करने में आसानी होगी। अब मैं आगे अगर आपके सामने बात करूं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके जो नेचर या फिर कह सकते हैं इनके अंदर जो है अमेंडमेंट के बारे में क्या चीजें हैं। जैसे हमने जो है शेड्यूल्स के अंदर एक चीज पढ़ी थी, एक शेड्यूल पढ़ा था, चीज तो क्या कहेंगे, अगर आप में से किसी को याद है तो जरा कोई मुझे बताएगा कि इस अमेंडमेंट में हमने जो है कौन सा शेड्यूल ऐड किया था। आप वीडियो को रोक के जो है सोच सकते हैं। मैं अगर बात करूं तो इसमें हमने जो है 9th शेड्यूल ऐड किया था, और हमने कहा था कि 9th शेड्यूल के अंदर वो सारी चीजें होंगी जहां पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, नो जुडिशियल रिव्यू।
तो अब अगर मैं इसको सिंपल सी भाषा में कहूं तो वहां पर लिखा हुआ है वैलिडिटी ऑफ सर्टेन लॉज। अब अगर कल को कुछ ऐसा हो जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी जो पार्लियामेंट है हमारी, वो फंडामेंटल राइट्स को इनके अंदर डाल दे कि वो कुछ फंडामेंटल राइट्स के अंदर अमेंडमेंट कर दे और जो है उसे 9th शेड्यूल के अंदर डाल दे, तो फिर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट वो क्या करेगी? तो उस सिचुएशन में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने एक केस जो हमने गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस पढ़ा था। सिंपल सा मैं आपको इसको बताने का यही कारण है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो नेचर है, अगर कोई भी पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास करके जो है ये कह दे कि हमें जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये अमेंडमेंट किए जा रहे हैं जिससे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की जो वैलिडिटी है उसको थोड़ा बहुत कम किया जा रहा है या फिर जो है उसके अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं, तो वो चेंज करके अगर पार्लियामेंट उसे 9th शेड्यूल के अंदर डाल देती है तो फिर उसमें क्या जुडिशियल रिव्यू कर सकती है हमारी जो अगर मैं कहूँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकती नहीं है, कर सकती है या नहीं कर सकती, उसके बारे में बात करेंगे। स्टेट ऑफ पंजाब 1967। सो ये जो केस था इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और वो डिसीजन ये था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये अमेंड नहीं किए जा सकते हैं, कैन नॉट बी अमेंडेड। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक टर्म दी और वो टर्म जो है अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफी एग्जाम्स में हेल्प कर सकती है। और वो टर्म थी जो हमारे सुप्रीम जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये सैंक्रोसैंक्ट है। अब सैंक्रोसैंक्ट क्या होता है? ऐसी सारी चीजें जिन्हें जो है कोई भी छू नहीं सकता। फंडामेंटल राइट्स को ही सैंक्रोसैंक्ट बनाया गया कि इन्हें जो है पार्लियामेंट टच भी नहीं कर सकती, इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकती। इसीलिए अगर कोई हमारा क्वेश्चन भी बनता है कि फंडामेंटल राइट्स या फिर कोई ऐसी कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज है जिसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जो है सैंक्रोसैंक्ट डिक्लेयर किया है, या फिर कौन से केस में कौन सी चीज को जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्रोसैंक्ट डिक्लेयर किया है, तो वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है सैंक्रोसैंक्ट, ऐसी कोई चीज जिसे कोई भी बॉडी छू नहीं सकती है, मतलब उसमें कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकती है। तो ये जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को सैंक्रोसैंक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब जब ये इतनी बात हुई तो जो हमारी पार्लियामेंट है इसका भी कुछ कहना था। जो हमारी गवर्नमेंट है इसने कहा कि जो है पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को जो है अमेंड कर सकती है और जो है सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी जिसे हम कह सकते हैं। और ये जो अमेंडमेंट था हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, इसके अंदर पार्लियामेंट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसको अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बट जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव राइट टू डू जुडिशियल रिव्यू ऑन इट। जुडिशियल रिव्यू जो है आप नहीं कर सकते। तो जब ये बात आई तो अब इसी के 2 साल बाद में जो है हमारा एक बहुत फेमस केस केशवानंद भारती केस, और ये जो केस है 1973 के अंदर आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चेंजेस किए अपने स्टेटमेंट में। इसने कहा कि आप अमेंड तो कर सकते हो, यू कैन अमेंड,
कैन अमेंड पार्लियामेंट को, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो नहीं चेंज होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो मूल ढांचा है वो जो है चेंज नहीं होना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं करने चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर। अब ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें जो हमारी सेक्युलर टर्म है, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में जो है ऐड किया गया। तो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कुछ भी ऐसी चीज होगी, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करता है, तो आप कुछ ऐसी चीज नहीं डाल सकते जो है जिससे हमें जो है इक्वलिटी नहीं मिले। तो ये एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर की अगर मैं जैसे आपके सामने बात करूं, जैसे हमारा जो प्रियम्बल है उसके अंदर काफी सारी बातें कही गई है, जैसे हमें जो है सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये एक तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पर एक यहाँ पर टर्म ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे भी समय के साथ जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करती जाएगी, जिसकी वजह से जो है कोई भी ऐसा, अगर मैं कहूं, अमेंडमेंट ना हो जाए फंडामेंटल राइट्स में जिससे बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। और फिर जो है इसमें भी यही कहा कि जुडिशियल रिव्यू तो कर ही सकती है सुप्रीम कोर्ट। अगर ये सारे केसेस से आप एक चीज समझेंगे कि हमारी कंट्री के अंदर जो जुडिशरी है इसका बहुत बड़ा रोल है डेमोक्रेसी मेंटेन करने में, या फिर जो है लोगों को उनके फंडामेंटल राइट्स या फिर उनके जो दूसरे राइट्स हैं वो सब प्रोवाइड करने में। अगर जैसे मैं बात करूं 1971 में इस अमेंडमेंट के बाद भी अगर जुडिशरी जो है ये डिसीजन नहीं देती तो कहीं ना कहीं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे उनका जो है वॉयलेशन होता। अगर 9th शेड्यूल में फंडामेंटल राइट्स को डाल दिया जाता तो फिर जो है कैसे, जो अगर मैं कहूं एक डेमोक्रेटिक नेशन, या फिर कैसे हमारे राइट्स जो हैं लोगों को जो अधिकार कैसे मिलते। तो ये जो जुडिशरी का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या फिर हम मैं कहूं अमेंडमेंट्स के साथ, ये बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसके बिना जो है डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है जुडिशरी के बिना। अगर मैं जुडिशियल रिव्यू की बात करूं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से लिया गया है, फ्रॉम यूएसए। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से लिया गया है, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब जैसे मैंने आपके सामने बात की जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जैसे हमारा ये तो 12th राइट आ गया। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको कुछ डिविजन्स किया गया है। एक तो फॉरेनर्स को मिलेंगे, और फॉरेनर्स प्लस सिटीजन्स, प्लस सिटीजन जो भी हमारे देश में कोई भी विदेशी व्यक्ति आता है उसको, और जो हमारे सिटीजन्स नागरिक, जो हमारे सिटीजन्स को मिलने वाले आर्टिकल्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं वो है, उसमें हमारा सबसे पहला आर्टिकल 15, फिर है हमारा आर्टिकल 16, ये दोनों हमारे जो है राइट टू इक्वलिटी के अंदर आते हैं। फिर है हमारा आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। सो ये जो हमारे आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही है, ये फॉरेनर्स को नहीं है। और फॉरेनर्स को जो बचे हुए सारे हैं रेस्ट ऑल अगर मैं कहूं, तो ये जो आप डिफरेंशिएट करके एक बार पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स इसमें कवर करेंगे तो मैं इसके साथ आपको बताता भी जाऊंगा कौन से जो है इंक्लूडेड हैं कौन से नहीं है, सिटीजन और फॉरेनर्स प्लस सिटीजन के लिए। तो ये हो गई बात। अब अगर मैं बात करूं जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, ये हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स में हम जहां पर भी बात करेंगे तो यहां पर जो स्टेट टर्म है ये हमारी कंट्री के लिए यूज की गई है। यहाँ पर स्टेट टर्म सॉरी जो है वो हमारी गवर्नमेंट के लिए यूज की गई है। वो जो हम जिस
स्टेट के तीन होंगे, एक तो हमारा जो है राज्य, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ऐसे राज्य। और दूसरा जो है देश को भी, हम राष्ट्र को भी जो है स्टेट कहेंगे। और स्टेट यहाँ पर गवर्नमेंट, सरकार को भी कहेंगे। तो यहाँ पर जो टर्म यूज की गई है वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में की गई है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो स्टेट का रोल है वो गवर्नमेंट के रूप में है। तो ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो स्टेट का टर्म है ये फंडामेंटल राइट्स में किस फॉर्म में, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बताता है जो हमारा आर्टिकल 12, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। सबसे पहला यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। यूनियन लेजिस्लेचर जैसे मैं बात करूं, जो हमारी यूनियन में लॉ मेकिंग बॉडीज हैं वो है लोकसभा और राज्यसभा। और उसी के साथ जो हमारे एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट और जो है जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं। फिर है स्टेट लेजिस्लेचर, सेम चीज जो विधान सभा है और विधान परिषद जो कुछ स्टेट्स के अंदर है। और उसी के साथ एग्जीक्यूटिव, स्टेट अथॉरिटीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज जितने भी हमारे हैं, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, ये सारे चीजें जो है हमारे स्टेट के अंदर कंसिडर होती है। आगे हम बात करेंगे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगर इन बॉडी से वायलेट होंगे तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अगर किसी स्टेट अथॉरिटी द्वारा, किसी पीएसयू द्वारा वायलेट किए गए, तो आप डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन हो रहा है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपको किन किन चीजों पे मिलेंगे। यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो आप जो है जा सकते हैं। ये सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं अलग से। फिर आता है हमारा आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 जो हमारे सामने बात करता है, ये बात करता है जुडिशियल रिव्यू की। जैसे अगर हमारी जो पार्लियामेंट है इसने कोई ऐसा लॉ बनाया और वो लॉ जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, या फिर वायलेट का मतलब कोई ऐसी चीज, जैसे मैं अगर मैं बात करूं आगे, हमारा एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू जो है अनटचेबिलिटी। तो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहाँ पर कोई ऐसा लॉ बना दिया सरकार ने जहां पर जो है अनटचेबिलिटी प्रमोट हो रही है, तो यहाँ पर जो है जुडिशियल रिव्यू के द्वारा या फिर जो है हमारा जो फंडामेंटल राइट है ये वायलेट होगा अगर अनटचेबिलिटी प्रमोट हो रही है कुछ ऐसे लॉज के द्वारा या कुछ ऐसी पॉलिसीज जो सरकार ने बनाई है। तो वहां पर जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू करेगी। इसे हम न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। कोई भी ऐसा लॉ जो 15 अगस्त 1947 से पहले आया हो या इसके बाद में आया हो, और वो अगर हमें जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो वो जो लॉ है उसे, उसका जो है या तो उसे बैन कर दिया जाएगा या उसे एबॉलिश कर दिया जाएगा। ये हमारा सिंपल सा जो है आर्टिकल 13 बात करता है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 13 के अंदर, तो कोई ऐसा ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब जैसे हमारा जो, अगर मैं बात करूं हाउसेज हैं ये, जो इनका टर्म नहीं रहता है, जब इनका जो टर्म ब्रेक चलता है तो उसके अंदर को जो लॉ बनाता है, वो हम लॉ बनाते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। और अगर वो जो लॉ बनाते हैं उसे ऑर्डिनेंस कहेंगे। अगर कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस या कोई भी ऐसा ऑर्डर या कोई रूल, रेगुलेशन, नोटिसिफिकेशन, कस्टम और यूजेज, ऑर्डिनेंस, अगर कोई ऐसा लॉ बना दिया प्रेसिडेंट द्वारा, ऐसा कोई लॉ प्रेसिडेंट द्वारा पास कर दिया गया जिसमें जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उससे भी जो है हमारा जो आर्टिकल 13 कहता है वो भी कैंसिल होगा, उसको भी एबॉलिश किया जाएगा, बैन किया जाएगा। ऐसा कोई ऑर्डर रिलीज कर दिया गया सरकार द्वारा, जैसे कोई स्कीम लाई गई जिसमें कुछ ऑर्डर्स रिलीज कर दिए गए जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, तो उसे भी एबॉलिश कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा रूल होगा तो उसे भी एबॉलिश, रेगुलेशन उसे भी एबॉलिश। अब नोटिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे कल को कोई है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कोई ज्वाइनिंग लेटर आया और उसके अंदर कुछ ऐसी चीज रिप्रेजेंट की गई जिसकी वजह से जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो
उसको भी जो है एबॉलिश कर दिया जाएगा। कोई ऐसा कस्टम, कोई ऐसा रिचुअल कहीं पर भी फॉलो हो रहा है जहां पर जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है उनका हनन हो रहा है, जैसे हमने सती प्रैक्टिस देखी थी और फीमेल इन्फेंटिसाइड देखा है, तो ये जो इंडिया के अंदर कस्टम्स हुआ करते थे ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते थे। आप जो है किसी को जबरदस्ती कैसे जो है डेथ दे सकते हो या फिर कैसे उसको जलाकर जो है मृत्यु दे सकते हो। तो यहाँ पर ये एक तरह के कस्टम हुआ करते थे, तो यहाँ पर भी जो है इनको अबॉलिश या बैन किया गया। और कुछ ऐसे यूजेस, जैसे अगर मैं बात करूं इन्हीं की सती प्रैक्टिस या फिर जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, तो ये जो है काफी चलन में हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में लास्ट अगर मैं देखूं, काफी समय पहले जो है लास्ट सती प्रैक्टिस देखी गई थी, उसके बाद में अभी तक कोई सती प्रैक्टिस नहीं देखी गई है। सो ये जो हमारा आर्टिकल 13 बात करता है कि कोई भी ऐसा लॉ या फिर कोई ऑर्डर या रूल या कोई ऑर्डिनेंस या फिर नोटिफिकेशन या कस्टम या यूजेज अगर वो पास होता है और उसके अंदर जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, तो उससे जो है अबॉलिश किया जाएगा और बैन किया जाएगा। और अगर ये सारी चीजें, ये अगर जैसे कस्टम की बात करूं, कस्टम तो बहुत पुराने चल रहे हैं, ये तो 15 अगस्त 1947 तो बहुत नजदीक की डेट है। इससे पहले मतलब 50 100 सालों से जो है हमारे कस्टम चल रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा कस्टम होगा जिसकी वजह से किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होगा, तो उसे भी खत्म किया जाएगा। सो ये है आर्टिकल 13। सो अब हमारा जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। और ये जो है हमारा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में है, तो इसके बारे में हम जो है इसमें बात करेंगे सबसे पहले। आर्टिकल 14, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो पर्सन इज अबव लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, नो पर्सन इज हाई और लो, कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन। अगर यहां पर मैं बात करूं तो रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो इक्वलिटी है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अमीर है या गरीब है, तो उसके लिए और जो अमीर के लिए और गरीब के लिए जो लॉ है वो समान होगा। ऐसा नहीं है कि जो हमारे जैसे हमारे जो अंबानी है या रतन टाटा सर हैं, तो इनके लिए ऐसा नहीं है कि इनको लॉज में कुछ छूट मिलेगी। सबके लिए लॉ समान रहेंगे हमारी कंट्री के अंदर, और जो है कोई भी हाई या लो पर्सन इसके अंदर नहीं ऑब्जर्व किया जाएगा। यहां पर अगर एक आप चीज देखेंगे तो जो, अगर मैं लोएस्ट लेवल पे बात करूं तो उस व्यक्ति को तो जो है समानता मिल रही है, बट जैसे मैं बात करूं, हम जब वोट देने जाते हैं तो इलेक्शन के समय, वोट के समय सभी लोग एक ही लाइन में लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से या फिर कोई रिच पर्सन आके जो है उसको डायरेक्ट जो है ऑप्शन दे, प्रायोरिटी या ऑप्शन दे दिया जाता है कि वो सीधा अंदर जाके वोट दे सकता है, पर ऐसा नहीं है। सॉरी। तो यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने, कानून के सामने जो है सब बराबर हैं। इक्वलिटी, समान, बिफोर के सामने, लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है। नो पर्सन इज अबव लॉ। तो यहां पर जब हम वोट देने जाते हैं तो यहां पर रिच और पुअर सब एक साथ खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो रिच को है ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट जो जनरेट होता है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। नेगेटिव कैसे, कि जो कुछ लोगों को जो है उनके राइट्स, उनको जो है कुछ प्रायोरिटीज नहीं मिल रही हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर रोक लग रही है कुछ लोगों के ऊपर। मतलब जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको कुछ रोक लग रही है, कई बार कुछ लो प्रोफाइल। तो सबको बराबर लाने के लिए कहीं पे छोटी छोटी रोक जो है, अगर मैं कहूँ छूट नहीं मिलती, तो उसमें नेगेटिव कॉन्सेप्ट आता है। तो जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट जो है रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव इस पर्सपेक्टिव में नहीं है कि जो है किसी का वायलेशन हो रहा है, बट ये जो, अगर मैं पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में या जो समानता है उसके पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ये हो गया नेगेटिव कॉन्सेप्ट। फिर जो आता है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सबके कानूनों की बराबर रक्षा होगी। लॉ विल ट्रीट इक्वली अंडर इक्वल सर्कमस्टांस। जो हमारे कानून होते हैं ये सबको समान अधिकार से जो है मिलेंगे। जैसे इसमें कुछ प्रिविलेजेस हैं जो गवर्नर, प्रेसिडेंट और गवर्नर, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनको अलग से मिलती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से लिया गया। अब जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ,
ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कैसे? यहां पर सबको जो है बराबर लाया जा रहा है। जो लॉ होगा वो सबको इक्वली ट्रीट करेगा और सबको जो है पावर देगा, या फिर फंडामेंटल राइट कोई ऐसा हो गया तो वो सबको जो है बराबर रखेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऐसा कहा जाता है पॉलिटी के अंदर। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, और जो प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर कुछ प्रिविलेजेस की बात होती है, गवर्नर, प्रेसिडेंट और एमपी, एमएलसी। और आप देख सकते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से लिया गया है। सो प्रिविलेजेस की बात कर लेते हैं, जो एक्सेप्शन है हमारे इस राइट टू इक्वलिटी के अंदर। अगर मैं यहां पर बात करूं प्रेसिडेंट और गवर्नर की, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनके ऊपर जो है कोई भी क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं, जैसे अगर हमारे गवर्नर या प्रेसिडेंट कल को जो है किसी को जो है शूट कर देते हैं या किसी को जो है मार देते हैं, तो उनके ऊपर क्रिमिनल केस तब तक नहीं होगा जब तक वो इस कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, इस पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, दोनों जो हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट है। लेकिन जिस दिन ये इस पोस्ट से उतरेंगे तो सबसे पहले इनके ऊपर जो है ये जो है कार्रवाई की जाएगी इस डेथ के या फिर इस क्रिमिनल केस के रिगार्डिंग। बट यहां पर एक्सेप्शन ये है कि जो हमारे सिविल मैटर्स हैं, सिविल मैटर्स मतलब कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो गया, डाइवोर्स का मैटर हो गया, कुछ ऐसा, यहां पर जो है एक्शन लिया जाएगा। बट इसमें एक कंडीशन है, इस एक्शन के 2 महीने पहले जो है प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा। 2 मंथ्स बिफोर। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके जो है प्रेसिडेंट को कहो आप चलिए, आपका जो है आपको वो जो है पुलिस स्टेशन ले जाना है, या फिर जो भी आपकी जो कार्रवाई है वो करनी है। नहीं, आप जो है 2 महीने पहले राष्ट्रपति को जो है एक नोटिफिकेशन देंगे, और उसके बेसिस पे जो है राष्ट्रपति का जो प्रोसेस होगा सिविल मैटर्स के अंदर वो फॉलो किया जाएगा। ये दोनों के केस में, गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के केस में। नेक्स्ट, अगर मैं आपके सामने कुछ एक बार एक्सेप्शन जो हमने कर लिया, एग्जाम्पल्स की बात करूं, जैसे हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इसको थोड़ा बेहतर रूप से समझने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स पुट करता हूं। इक्वलिटी बिफोर लॉ, और यहां पर जो है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके अंदर अगर हम बात करें, जो हमारे 33% सीट्स रिजर्व होती हैं हमारी पंचायत के अंदर, और अगर मैं इसके अंदर बात करूं, यहां पर एक रीसेंट केस हुआ था ट्रिपल तलाक। अब जो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यहां पर जो है फीमेल्स जो है इनको जैसे तलाक वाला जो मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए यहां पर जो है वुमेन्स को राइट ही नहीं मिल रहा था। तो यहां पर जो है सुप्रीम जो हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने जो है सब समान है। तो इसमें कह सकते हैं नो वन इज अबव लॉ। तो यहाँ पर जो एक रिलीजन है वो अपने कस्टम्स में कुछ ऐसी चीज इंक्लूड करता है जिसकी वजह से जो है वुमेन को राइट्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर जो ट्रिपल तलाक वाली चीज है इसको जो है अबॉलिश किया गया इस बेसिस पे की है, इस बेसिस पे कि यहाँ पर जो वुमेन है इनको इक्वल राइट नहीं मिलते। जो
यहाँ पर रिलीजन है उसको प्रायोरिटी मिल रही है, क्योंकि एक बेसिस क्या है किसी को जो है डाइवोर्स या तलाक देने का, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये है। और जो 30%, 33% ऑफ दी सीट्स ऑफ रिजर्व, तो यहाँ पर जो है चीजें मिल रही है, यहाँ पर चीजें किसी की, अगर मैं देखूं 33% रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जाएगा, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के रूप में आएगा। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जिनका जो कुछ रिलीजियस, अगर मैं कहूं कस्टम्स हैं, उनका जो है वॉयलेशन हो रहा है रिलीजियस कस्टम्स का, फंडामेंटल राइट्स का नहीं, रिलीजियस कुछ ऐसे कस्टम्स बन रखे हैं जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के अगेंस्ट में है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज को बैन किया जा रहा है, जबकि एक ये कस्टम है नेगेटिव। तो ये एक मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है, हालांकि आपको शायद पीछे वाले में थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, बट आई एश्योर यू कि आपको इसमें जो है ये दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच में एक डिफरेंस पता चल गया होगा, कैसे ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, कैसे ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये हमारा आर्टिकल 14 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कुछ डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर रोक लगी हुई है कुछ ग्राउंड्स पे, तो उनके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट जो आर्टिकल 15 का फर्स्ट है, उसमें कहा गया है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म, रेस, किस रेस से आते हो आप, जो है मतलब जो भी कास्ट, सेक्स, जेंडर जो होगा हो गया हमारा, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये जो 5 चीजें हैं, इसके बेसिस पे कोई भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा स्टेट, सरकार। हमने बात की थी, जो यहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो गवर्नमेंट है। अब जो 2 टर्म्स होती हैं, एक शैल होता है, एक होता है मे। आपको कहीं जगह, काफी जगह कॉन्स्टिट्यूशन में मे भी देखने को मिलेगा, कहाँ और शैल ज्यादा देखने को मिलेगा। शैल मतलब 100% आपको वो काम करना ही है, उसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, या तो ये या फिर ये, ऐसा कुछ नहीं। आपको जो है 100% मतलब शैल नॉट, मतलब किसी भी हालत में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मे के अंदर अगर यहाँ सपोज करें अगर मे लिखा होता, तो कुछ बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता था। तो ये जो डिफरेंस है, ये यहाँ पर जो है हम बात करेंगे शैल और मे के अंदर, जो मैंने बता दिया आपको। फिर नेक्स्ट है 15(2), देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, sex, place of birth, at private institutions, hotels, restaurants, public wells, ponds, bathing घाट्स, temples। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पर जो है काफी सारे डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते थे पहले, तो उनको देखते हुए जो ये है हमारा आर्टिकल 15 का सेकंड जो है ये ऐड किया गया था। कुछ होटल्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर कुछ कास्ट या फिर कुछ रिलीजन्स को जो है अलाउ नहीं किया जाता, और कुछ पब्लिक वेल्स, मतलब काफी सारे विलेजेस के अंदर ऐसा है कि जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन है कि वो जो लोअर कास्ट है ये वेल्स के पास नहीं जा सकती, ये वेल्स को यूज नहीं कर सकती। कुछ ऐसे पॉन्ड्स होते हैं विलेजेस के जिनको जो है लोअर कास्ट यूज नहीं कर सकती, और कुछ ऐसे बाथिंग घाट्स होते हैं, आज के समय तो कम हो गया है, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दी, अगर मैं बात करूं प्रिंसली स्टेट्स, राजा महाराजा के समय, तो बाथिंग घाट्स जो हुआ करते थे, यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि यहाँ पर जो है लोअर कास्ट पीपल या दूसरे रिलीजन के लोग जो है इन घाट्स को यूज नहीं कर सकते। और काफी सारे टेम्पल्स के अंदर भी जो है ये किया जाता था। टेम्पल की मैं बात करूं तो आपने सुना होगा सबरीमाला केस। तो सबरीमाला केस के अंदर ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा वुमेन के साथ ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीरियड्स। तो ये जो सबरीमाला केस है, ये भी जो है अगर मैं बात करूं सेक्स, जेंडर के बेसिस पे जो है यहाँ पर इक्वलिटी लेके आया था टेम्पल्स के रिगार्डिंग। सो ये 15(2) हो गया। फिर जो हम 15(3) की बात करते हैं, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, यहाँ पर कुछ स्पेशल स्कीम्स और प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जो महिलाएं और बच्चे हैं, इनके जो सहयोग के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स या फिर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाए जा सकते हैं, जिसमें जो है थोड़ा सा अगर आप कहें तो आप जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेंगे, बट उसे एक्सेप्शन कहा गया, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है वुमेन की, वो काफी बैकवर्ड सी मानी जाती थी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसके उस वक्त जो है वुमेन के डेवलपमेंट के लिए इसको ऐड किया गया था, कि अगर आप वुमेन के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं मेट्रो
मेट्रोज के अंदर जो है वुमेन के लिए एक अलग डब्बे हैं, तो उन जो सीट्स सीट्स रिजर्व जो सीट्स हैं वहां पर वुमेन को राइट्स मिल रहे हैं। तो ये जो है एक आप कह सकते हैं ये एक्सेप्शन ऐड किया गया। नेक्स्ट है 15(4). द स्टेट कैन मेक स्पेशल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। अब जो है सोशली बैकवर्ड क्लासेस, जैसे हमारे जो है यहाँ पर रिजर्वेशन वाला सिस्टम है, तो यहाँ पर ये जो टर्म आ जाती है सोशली के लिए आ जाती है। आजकल एक जो टर्म आई है जो ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये एजुकेशनली, जिसके लिए बाद में जो है हमारी सरकार ने ईडब्ल्यूएस जो रिलीज किया था ये इस बेसिस पे किया था, जो हमारा 15(4) है इसके बेसिस पे। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं जो सोशल मतलब सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से एजुकेशनली जो है पिछड़े हुए हैं, उनके लिए जो है सरकार कुछ स्पेशल स्कीम्स या प्रोग्राम्स ला सकती है। फिर 15(5) कहता है रिजर्वेशन कैन बी गिवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। देयर मे बी रिजर्वेशन इन बोथ government and private educational institutions, but reservation cannot be given to minority cannot be given in minority educational institution। आपने देखा होगा कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं होती है, मतलब कोई ऐसा कास्ट होती है जिसकी खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है, तो वहां पर आप जो है रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो किनको, जो सोशली और इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होती है। नेक्स्ट है ये जो है गवर्नमेंट और प्राइवेट, कल को ऐसा हो, आज के समय भी एक लॉ है जहां पर जो है कुछ जो पुअर घर से आने वाली जो गर्ल चाइल्ड है उनको जो है प्राइवेट, अच्छे प्राइवेट स्कूल्स के अंदर उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई है, और उस सीट से जो है वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन गेन कर पाएंगे। तो ये जो है प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी जो है इसे ऐड किया गया है। फिर आता है हमारा 15(6), आर्टिकल 15(6). ये जो है रिसेंटली जो हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2019 वाला, इसके अंदर ऐड किया गया। इसमें क्या है कि एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जो है उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स लाए गए थे, जो जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो प्रोविजन है वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में लाया गया था। कि रिजर्वेशन तो हो गया, रिजर्वेशन जो हमारे इंडिया के अंदर है वो कास्ट के बेसिस पे है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिलोंग तो हायर कास्ट से करते हैं बट फिर भी वो इकोनॉमिकली काफी बैकवर्ड है, उनके पास जो है इकोनॉमिकली इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है बैकग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से वो अपने आप को डेवलप कर सके। उनके लिए ये अमेंडमेंट किया गया और ये चीज ऐड की गई आर्टिकल 15(6) के अंदर। आगे बात करते हैं हमारा जो आर्टिकल 16 है, ये बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर मैंने जो ये स्लाइड्स ऐड किए हैं इसमें मेरा पर्पस ये है कि आपको जो है नोट्स जो मिले उसके अंदर प्रॉपर लैंग्वेज का पता रहे, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर जो है ये स्लाइड्स ऐड कर दी है। तो आप इसे जो है अगर नोट कर रहे हैं या फिर रिवाइज कर रहे हैं तो आपको जो है ये लैंग्वेज से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर लैंग्वेज है वो मैंने इसमें यूज की है। सो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये जो हमारा आर्टिकल 16 है ये बात करता है कि कोई भी ऐसी सरकारी नौकरी है यहाँ पर आपको जो है अपॉर्चुनिटी जो होगी वो इक्वल देनी पड़ेगी, उसमें समानता लानी पड़ेगी। जैसे पहला जो 16(1) क्या कहता है, द स्टेट विल प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर कोई आप सरकारी नौकरी लेके आते हैं तो उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस जाति के लोगों को ज्यादा लेंगे या इस जाति के या फिर इस धर्म के लोगों को या फिर यहाँ पर जन्मे हुए लोगों को ज्यादा लेंगे या फिर इस डिसेंट से बिलोंग करने वाले लोगों को ज्यादा लेंगे या फिर यहाँ रहने वाले लोगों को ज्यादा लेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16, ये हमें पावर देता है कि आपको जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन रखे गए हैं क्योंकि वो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको जो है दूसरी क्लासेस के समान लाने के लिए जो है वो रिजर्वेशन रखे गए हैं। 16(2) कहता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एनी सिटीजन विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और रेजिडेंस। अब ये जो 5 चीजें हैं ये हमने आर्टिकल 15 में भी बात की थी, बट यहां पर 2 चीजें नई ऐड की गई है, डिसेंट और रेजिडेंस। किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिसेंट और रेजिडेंट्स के बेसिस पे जो है नहीं किया जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। डिसेंट मतलब आप किस कल्ट या फिर जैसे कह सकते हैं, डिसेंट मतलब जैसे वंशज होते हैं ना, तो आप किस
आपके पूर्वज कौन थे, उनके बेसिस पे आपके ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, तो जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे, इनकी जो आर्मी हुआ करती थी, इनके अंदर कुछ ही कास्ट या फिर कुछ ही जो है डिसेंट के लोग जो है वो आर्मी के अंदर रहा करते थे। तो यहाँ पर उस चीज की बात की गई है कि आप उस बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। सेकंड है रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी भी पंजाब के बंदे को जो है ले रहे हैं, लेकिन आप जो है हिमाचल प्रदेश के बंदे को नहीं ले रहे हैं। आपका जो निवास स्थल है उसके बेसिस पे आपके ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है ये कहता है कि एक्सेप्शन की बात करता है 16 थर्ड, द स्टेट कैन हैव रेजिडेंस एज अ कंडीशन इन लोकल जॉब्स इन पर्टिकुलर स्टेट्स एंड यूटीज। आपने कुछ स्टेट्स और यूटीज देखे होंगे जहां पर जो प्रायोरिटी है लोकल जॉब्स के अंदर, वहां पर जो उसी रेजिडेंस के लोग हैं उनको दी जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं, किसी भी जो सिटी है वहां पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर जो है लोकल लोग की, लोकल पीपल की नीड ज्यादा है, तो वहां पर जो लोकल लोग होंगे उनको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं उनको थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन दी जाएगी जिस पर्टिकुलर स्टेट या यूटी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरे जो है कंट्री के अंदर करेंगे, लेकिन जो लोकेशन है रेजिडेंस के बेसिस पे, जैसे यहाँ का व्यक्ति है तो ये जो है हमें हेल्प करेगा। जैसे टूरिज्म वाले सेक्टर में अगर हम देखें, तो जो उन लोकेशंस के लोकल लोग होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि उनको उस लोकेशन की ज्यादा जानकारी होगी। तो वो जो रेजिडेंस वाला है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं इन लोकल जॉब्स। फिर है 16(4), पोस्ट्स आर रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज। अब जो हम रिजर्वेशन की जो बात करते हैं वो मेनली इस पार्ट के अंदर लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं who are not adequately represented in state services। मतलब आपने देखा होगा कई सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनका जो है कोई भी रोल नहीं है स्टेट सर्विसेज के अंदर, उनकी ट्राइब से कोई व्यक्ति नहीं जा पाता है जो है स्टेट सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये जो आर्टिकल 16 का फोर्थ पार्ट है, ये इनको एम्पावर करता है कि आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इनके लिए जो है अलग से सीट्स आती है या फिर इनके लिए जो है रिजर्वेशन रहता है। दोनों सोशली और एजुकेशनली, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ है तब से तो सोशली चल रहा है, बट रिसेंटली जो हमारा 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उसके अंदर जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है इनको भी इंक्लूड किया गया है। एजुकेशनल या फिर हम कहेंगे इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो है। 16(5) कहता है पोस्ट कैन बी रिजर्व्ड फॉर सेम रिलीजन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर काफी सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो है एक रिलीजन को थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसे कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होंगे जहां पर एक रिलीजन को ही जो है रिलीजियस प्रायोरिटी दी जाएगी, तो वो जो है हमारा 16(5) कहता है आप दे सकते हो ऐसी जो है प्रायोरिटी। फिर जो है हमारा आर्टिकल 16(6) कहता है रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, जो हमारा ईडब्ल्यूएस है उसका प्रोविजन यहाँ पर आ गया। आप में से काफी सारे लोग जो है ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये जो प्रोविजन है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के अंदर आया। सो ये हो गया हमारा आर्टिकल 16। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में अगर हम बात करें, एक केस है इंदिरा सावने केस 1992। अगर इस केस की बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन सुनाए अपने। पहला डिसीजन था, जैसे यहाँ पर जो है सरकार रिजर्वेशन दी जा रही है, कल को ऐसा ना हो कि सरकार इतना रिजर्वेशन दे दे कि किसी कम्युनिटी या कास्ट के लोगों को सिर्फ एग्जाम में बैठने की जरूरत है, तो इतना रिजर्वेशन ना दिए जाए। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसने एक अपना डिसीजन दिया कि कोई भी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 50% से ज्यादा आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दे सकते।
पहली बात ये कही गई। दूसरी बात ये कही गई कि एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है जो हमारी ओबीसी वाला कैटेगरी है, उसके अंदर क्रीमी लेयर इन ओबीसी। ये जो क्रीमी लेयर के लोग हैं ओबीसी के अंदर, इनको जो है कोई रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। क्रीमी लेयर मतलब ये एक ऐसी क्लास हो गई जो रिजर्वेशन के साथ साथ जो है बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, और अब इस क्लास को जो है उसकी रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। ये ओबीसी के अंदर जो ओबीसी ओबीसी कैटेगरी है उसके अंदर काफी सारे क्रीमी लेयर के अंदर लोग ऐड कर दिए गए जो संपूर्ण है, मतलब संपन्न है बहुत दोनों तरफ से, सामाजिक और जो है इकोनॉमिक, जो आर्थिक रूप से। तो उनको जो है रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो ये 1992 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। क्रीमी लेयर, इसमें कुछ प्रोविजंस है, उसके द्वारा लोगों को क्रीमी लेयर के अंदर ऐड किया जाता है, फिर जो है इनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। और एक कहा गया कि भाई आप 50% से ज्यादा किसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ऐसे तो आप जो है एक लिमिट एक्सीड कर दोगे तो फिर जो है रिजर्वेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो रियल क्वालिटी है या फिर जो रियल नीड है किसी भी डिपार्टमेंट की एक एम्प्लॉय के रूप में, तो वो जो है पूरी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल ही जो क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। सो ये हो गया इंदिरा सावनी केस 1992। फिर जो है हमारा आर्टिकल 17, ये कहता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, जैसे हमने पहले भी बात की थी एग्जाम्पल के रूप में। ये सिंपल है, इसमें कुछ भी जो है हेर फेर नहीं है। द स्टेट विल अबॉलिश ऑल फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी, किसी भी प्रकार की जो है अनटचेबिलिटी जो है नहीं की जाएगी। ये एक एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पर कोई भी, मतलब आपको एक एक्सेप्शन, सिंगल एक्सेप्शन भी नहीं मिलेगा, नो एक्सेप्शन। नो एक्सेप्शन कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है। सो ये जो है हमने आर्टिकल 17 की बात की थी, बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर हम बात करते हैं हमारा जो आर्टिकल 18 है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स। जो हमारी कंट्री में काफी सारे लोग जो हैं इंडिपेंडेंस से पहले अलग अलग टाइटल्स यूज किया करते थे, जैसे राजा महाराजा, महाराजा धीराज, या फिर कोई भी ऐसे जो अंग्रेज, कईयों को अंग्रेज दिया करते थे, राजा बाबू, इस टाइप के, जो एक कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करते थे लोगों के बीच में। अगर हमने जो है हमारे देश को आजाद कर दिया और हम जो एक कॉन्स्टिट्यूशन लेके चल रहे हैं, तो हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि किसी व्यक्ति को जो है कुछ अधिकार, कुछ टाइटल्स ऐसे दिए जाएं जिससे जो है दूसरे लोगों को अपने आप के अंदर थोड़ा सा जो है इंफीरियर फील हो। तो यहाँ पर जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात की गई। फर्स्ट इसके अंदर जो है बात की गई 18(1) जो है वो हमारा कहता है कि जो भी स्टेट के अंदर कोई भी ऐसा टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा दो टाइटल्स को छोड़कर, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एजुकेशनल डिस्टिंक्शन। एजुकेशनल डिस्टिंक्शन, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप मिलिट्री में देखते होंगे काफी सारे ऑफिसर्स या फिर काफी सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी जो अपनी रैंक को लगाते हैं, क्योंकि मिलिट्री में कहा जाता है कि आदमी रिटायर होता है, कभी भी रैंक रिटायर नहीं होती है। तो ये जो मिलिट्री वाला है, और एजुकेशनल, एजुकेशन मतलब जैसे अगर आप पीएचडी कर चुके हैं तो आप अपने नाम के आगे, जैसे अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं तो पीएचडी राहुल, तो ये जो मेरा नाम है तो मैंने पीएचडी लगा सकता हूं क्योंकि मैंने एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गेन की है, ये मेरी कैपेबिलिटी की बेसिस पे गेन की है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने ऑफर किया है या फिर एज शो ऑफ के परस्पेक्टिव से, नहीं ऐसा नहीं है, ये मैंने कैपेबिलिटी के बेसिस पे गेन की है। तो इसीलिए मुझे जो है एजुकेशनल डिस्टिंक्शन। तो ये दो एक्सेप्शन है, मिलिट्री और एजुकेशन। एक आपने टर्म देखी होगी आजकल जो लोग यूज करते हैं, जैसे मैं बात करूं ब्रिगेडियर, और यहाँ पर जैसे मैं कोई भी नाम लिख देता हूं, ब्रिगेडियर विष्णु। तो दो चीजें होती है।
जैसा आप देख सकते हैं, ये मैंने 3 चीजें लिखी है। आपके अनुसार ये कौन सा सही है? आप जरा सोच के बताइए। तीनों हैं, एक तो ब्रिगेडियर विष्णु, फिर ब्रैकेट में रिटायर लिखा गया है, एक ब्रिगेडियर ब्रैकेट में रिटायर्ड फिर विष्णु लिखा गया है, एक रिटायर्ड फिर ब्रिगेडियर फिर विष्णु लिखा गया। तो ये जो एक मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसे जो आप किसी भी रियल चीज से कनेक्ट ना करें, एज अ एग्जाम्पल लिया है। तो इनमें से आप बताइए कौन सी चीज जो है सही होगी। आप अपना टाइम लीजिए और आराम से सोच के बताइए। ये आपके अंदर आपको एसएसबी में पूछा जा सकता है, एज आप जो है डिफेंस एस्पिरेंट है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। अगर मैं बात करूं तो ये वाली चीज है, ये सही होगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था कि रैंक कभी रिटायर नहीं होती है, तो ना रैंक के आगे रिटायर लगेगा और ना ही ना आगे लगेगा ना पीछे लगेगा। तो ये दोनों चीजें गलत है। रिटायर व्यक्ति होता है, सेवानिवृत्त जो है व्यक्ति होता है, ना कि जो है उसकी रैंक सेवानिवृत्त होती है। तो ये जो ब्रिगेडियर वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये थोड़ा आप ध्यान में रखिए, आपके एसएसबी के अंदर जो है हेल्प करेगा, अगर आपसे बाई चांस ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि आजकल देखा होगा आपने, काफी सारे न्यूज चैनल्स के ऊपर जो है इस चीज को यूज किया जाता है, बट काफी सारों में गलत भी यूज किया जाता है। जो उसमें रिटायर्ड वाला जो टर्म है, ये या तो पहले, आज के समय तो इंप्रूवमेंट होने लगे हैं, लेकिन अभी भी कुछ न्यूज चैनल्स हैं जो इस चीज से अवेयर नहीं है और जो इसको गलत तरीके से यूज करते हैं, उनको नहीं पता होता। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। जो हम लिखते हैं पहले पूरा नाम, फिर उसके बाद रिटायर लगाया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति हैं वो रिटायर होते हैं, उनकी रैंक कभी रिटायर नहीं होती। सो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको काफी सही लगा होगा। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतने एफर्ट आई एम पुटिंग माई, मीन्स आई हैव माई कॉलेज एग्जाम्स, देन ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट। एज मैंने इसमें कोई भी वो नहीं की है कि आई वुड लीव दिस टॉपिक और आई वुड ड्रॉप दिस टॉपिक। आई एम गिविंग माई बेस्ट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो है थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार, लोगों के साथ शेयर कर दो, ताकि जो है ये प्लेटफॉर्म फैल सके और लोगों को पता चल सके कि जो है फ्री में भी जो है डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी की जा सकती है। और ये तो पॉलिटी वाला सेक्शन है। इफ आई गॉट अ काइंड ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम दी नंबर्स लाइक सब्सक्राइबर्स और लाइक्स बढ़े, तो आई अश्योर यू कि जो मैं है आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जो है कोर्सेज लाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, आई अश्योर यू। बस आप जो है इसको शेयर करें। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं 18.2 की। 18.2 कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक, इंडियन इंडियन सिटीजन, ये किसी भी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। जैसे ऐसा नहीं है कि जो है कल को कोई व्यक्ति बाहर जाता है, उसको जो है कोई दूसरा देश कोई टाइटल दे देता है, वहां पर उसने कोई एक्टिविटी की या फिर कोई चीज की, तो उसके बेसिस पे वो टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। तीसरा जो है ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है फॉरेनर और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ, या फिर जो हमारा इंडिया है यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ पर काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो जो है कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी फॉरेन स्टेट से विदाउट कंसेंट ऑफ, कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल। एक मैं पूरा ही लिख देता हूं, टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, इनकी अनुमति के बिना वो कोई भी जो है टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो ये हो गया, ये हमने बात की। नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ ये कहता है कि कोई भी ऐसा इंडियन सिटीजन जो स्टेट सर्विसेज में हो, सरकारी नौकरी में हो, इंडियन सिटीजन जो है स्टेट सर्विस में हो, स्टेट सर्विस में, ये व्यक्ति जो है किसी प्रकार का जो है प्रेजेंट या इमोल्यूमेंट या फिर ऑफिस फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पहला प्रेजेंट,
प्रेजेंट मतलब किसी प्रकार का जो है तोहफा अगर हम कह सकते हैं। इमोल्यूमेंट मतलब किसी प्रकार का जो है फाइनेंशियल जो है तोहफा प्रेजेंट। इमोल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम फॉरेन स्टेट। ये चीजें एक्सेप्ट नहीं कर सकता विदाउट कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे जो राष्ट्रपति हैं, इनकी अनुमति के बगैर ये काम नहीं किया जा सकता। आपको जो है ये पहला चीज जो है, अगर आपको किसी भी जो फॉरेन गवर्नमेंट, जो भी हमारा फॉरेनर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वर्क कर रहा है, तो वो कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता फॉरेन स्टेट से विदाउट परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और फिर फोर्थ जो है वो इंडियन सिटीजन स्टेट सर्विस जो है, कोई भी इंडियन सिटीजन स्टेट सर्विस के अंदर है, वो कोई प्रेजेंट या इमोल्यूमेंट नहीं ले सकता। सो ये सारी बातें होने के बाद एक केस आया 1996 के अंदर। अब क्या हुआ कि जैसे ये बात तो हो गई कि मिलिट्री और जो है एजुकेशनल वाले टाइटल्स नहीं यूज कर सकते, बट एक सिचुएशन आई जहां पर जो है जितने भी हमारे भारत रत्न वाले लोग हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, इस प्रकार के जितने भी जो अवार्ड्स हैं, इनको अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो वो इनका यूज जो है प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में अपने नाम के आगे या पीछे नहीं यूज कर सकता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, जो हमारे दिलीप कुमार थे, सिंगर दिलीप कुमार जो थे, इनको पाकिस्तान ने एक टाइटल दिया था, वो था निशाने पाकिस्तान। निशाने पाकिस्तान, इन्होंने ये टाइटल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने बात की थी कि कोई भी इंडियन सिटीजन टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, वैसे ही जो हमारे इंडिया के अंदर अवार्ड्स होते हैं ना, ये भी एक अवार्ड टाइप का था। तो जो हमारे इंडिया के अंदर जो अवार्ड्स होते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसका नाम है, तो या तो अपने नाम के बाद में या अपने नाम से पहले इनको अगर यूज करता है, तो ये जो है एक आर्टिकल 18 के अगेंस्ट में जो है एक अब वो होगा, मतलब केस होगा, जिसकी वजह से आप जो है जेल भी जा सकते हैं। अगर आप इसको यूज करते हैं, तो आप कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाके एक इसको एज अ आर्टिकल 18 के बेसिस पे जो है एक डिस्क्रिमिनेशन बता सकता है। सो ये हमने समझ लिया, कोई भी भारत रत्न, पद्म विभूषण या पद्म भूषण वाला व्यक्ति जो है इस प्रकार का काम नहीं कर सकता कि वो अपने नाम के प्रीफिक्स या सफिक्स में यूज करे, तो वो जो है गैर कानूनी है। आपने देखा होगा आज के समय में जो है काफी सारे लोग ये इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। कहीं पे भी अगर कोई व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला होगा, तो उसके नाम के ब्रैकेट में या फिर उसके नाम से पहले भारत रत्न या पद्म विभूषण या पद्म भूषण लिखा होगा, तो ये चीज गलत है। ये जो है एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। वो एक अवार्ड है, ना कि आपको जो है किसी प्रकार का टाइटल मिला हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ना ही वो एक एजुकेशनल टाइटल है, और ना ही वो एक जो है मिलिट्री टाइटल है। तो ये जो इस प्रकार का यूटिलाइजेशन, ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है कि आप जो है पद्म भूषण है, इसीलिए जो है आपको जो अलग प्रायोरिटीज दी जाएगी। तो ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ये जो केस था बालाजी राघवन केस 1996, इस केस के अंदर ये कहा गया कि भाई जो आप जो है ऐसे टाइटल मत यूज करो, ये जो है मतलब गलत है। आप जो है सोसाइटी के अंदर एक गलत मैसेज जाता है, और नहीं कर सकते आप जो इस प्रकार से प्रफिक्स और सफिक्स लगाकर। तो ये था आर्टिकल 18। सो आई थिंक सो टाइम ज्यादा हो गया। हम जो है नेक्स्ट जो पार्ट होगा फंडामेंटल राइट्स का, उसके अंदर जो है हमारा जो
राइट टू फ्रीडम है, इसे कवर कर लेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। सो ये जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, एक मिनट जरा ब्रेक लेके फिर रिवाइज करते हैं। मैं जरा पानी पी लूं। सो थैंक यू फॉर वेटिंग। सो शुरू करते हैं। यूएसए की बात करें तो हमें ये जो है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने यूएसए से लिया है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये आर्टिकल जो हमारा पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। और ये जो है हमने हमारा जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच में आता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। यहाँ पर जो है हमें हमने इसको 6 राइट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। जो राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 टू 18, फिर जो है राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 टू 22 है, फिर जो है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 टू 24 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 तक है, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स आर्टिकल 29 टू 30, और फिर जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 35, आर्टिकल 32 टू 35 ये हो गया। यहाँ पर जो है आर्टिकल 12 और 13 जो है फंडामेंटल राइट नहीं है, ये चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। फिर हमने बात की कि जी अगर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं ये सबसे ज्यादा कोई वायलेट करता है, तो वो अगर हम पॉलिटिकल साइंस के रूप में बात करें उसके अनुसार, तो सबसे ज्यादा जो है वायलेटर, सब बिगेस्ट वायलेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट जो है हमारा जो अगर मैं कहूँ वो है गवर्नमेंट, बिगेस्ट वायलेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फिर क्या है जो हमारे गारंटी करता है, कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है फंडामेंटल राइट्स के, किसके थ्रू करता है, हमारा आर्टिकल 32 जिसके तहत जो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और जो है हमारा आर्टिकल 226 जिसके तहत जो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये हम आगे फर्दर आर्टिकल्स में बात करेंगे, काफी सारी चीजें इनमें जानने के लिए। नेक्स्ट हमने 3 प्रकार के राइट्स के बारे में बात की थी, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और जो है स्टेट्यूटरी या फिर लीगल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो हमारे पार्ट 3 के अंदर लिखे गए, और अगर ये वायलेट होते हैं तो हम सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। और ये जो है हमारे, अगर मैं कहूँ तो पार्ट 3 के अंदर लिखे हुए हैं। फिर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वो राइट्स हैं जो पार्ट 3 के अंदर नहीं लिखे हुए हैं। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हमने जैसे बात की थी, जो हमारा आर्टिकल 300 है, 300 वो जो है राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बट हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में अमेंडमेंट करके इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तक सीमित कर दिया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया। फिर जैसे हमने बात की थी आर्टिकल 324 राइट टू वोट, तो अगर आपके इन राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते। आप जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट या फिर उससे जितनी भी लोअर कोर्ट्स होती है उनके अंदर जा सकते हैं। फिर जो है हमारे स्टैट्यूटरी राइट्स या फिर लीगल राइट्स, ये जो है हमें हमारी जो भी पार्लियामेंट है समय के साथ जैसे जरूरतें बढ़ी हमारी देश की, तो ये अमेंडमेंट करके लॉ बना के जो है ये राइट्स लागू किए गए। और ये राइट्स का एग्जांपल के रूप में हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन और मनरेगा। और इसी के अंदर जो है अगर आपके ये वॉयलेट्स होते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर आपको इसका जवाब नहीं मिलता, अगर आप आरटीआई लगाते हैं, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको सबसे पहले लोअर कोर्ट्स में ही जाना होगा। सो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के राइट्स। फिर हमने बात की थी जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 के अंदर, इसके अंदर एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि इस शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज या फिर जो भी आर्टिकल्स हम डालेंगे या फिर जो भी अमेंडमेंट्स डालेंगे, उनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। बट ये अगर देखा जाए तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनको आप अमेंड नहीं कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते हो, और इनको जो है सैंक्रोसैंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। सैंक्रोसैंक्ट ऐसी चीजें होती है जिनको आप टच भी नहीं कर सकते, मतलब आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते उनके अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा जैसे 9th शेड्यूल बात करता है, तो यहाँ जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में ऐसी चीज नहीं होगी। नेक्स्ट हमने बात की थी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। इसके अंदर क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने कहा कि जो है फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, और उस पे जो है जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। इसी के बाद में जो है 2 साल बाद में केशवानंद भारती केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है ये अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को,
बट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चेंज नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर में हमने एग्जांपल लिया था, जैसे सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है, तो पंथ निरपेक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये डिस्क्राइब करता है, इस कॉन्सेप्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ चेंजेस लेके आओ। फिर हमने बात की थी जो हमारा जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ये हमने जो है यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल आ गया था वो था आर्टिकल 12, जो था डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इंक्लूड्स फॉलोइंग: यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, स्टेट अथॉरिटीज, और जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और फिर जो है स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पर जो स्टेट का यूज किया गया वो गवर्नमेंट के लिए किया गया, यहाँ पर जो लेजिस्लेचर ये जो है राज्य के लिए यूज किया गया, बाकी जो है स्टेट जो है हमारी सरकार के रूप में बात की गई है। अब फिर हमने बात की थी कि जो है यहाँ पर हम देखेंगे स्टेट तीन प्रकार के कहे जाते हैं। एक तो राज्य जो हमारा जैसे स्टेट्स की बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे। फिर जो हमारा देश, हमारा जो भारत है, इसको भी जो हम स्टेट कहते हैं। फिर जो हमने बात की थी गवर्नमेंट सरकार को भी जो है स्टेट कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमने दो डिविजन्स कर रखे हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हम जो है फॉरेनर और सिटीजन्स के लिए भी लागू होंगे, और कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है सिर्फ हमारे नागरिक, भारत के नागरिक हैं, उनको मिलेंगे। जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये जो है सारे मिलेंगे हमारे सिर्फ सिटीजन्स को, और जो बचे हुए जितने भी हैं वो सारे फॉरेनर्स प्लस सिटीजन्स को मिलेंगे। नेक्स्ट हमने आर्टिकल 13 के अंदर बात की थी जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में। इसमें मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा लॉ या फिर कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल या फिर रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूज, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को जो है वॉयलेट करती है, तो उनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके उन्हें बैन या एबॉलिश कर सकती है। कोई भी ऐसी चीज जो 15 अगस्त 1947 से पहले आई या फिर 15 अगस्त 1947 के बाद में आई, और वो जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करती है, तो उन्हें जो है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारा हाई कोर्ट है उसे उन्हें जो है वो कर सकता है, एबॉलिश और बैन कर सकता है। फिर हमने राइट टू इक्वलिटी की बात की थी, जिसके अंदर हमने बात की थी जो हमारा रूल ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, इसकी हमने एग्जाम्पल के रूप में आगे बात की थी। नो पर्सन इज अबाउ द लॉ, और जो है इक्वल बिफोर लॉ, और नो पर्सन इज हाई, और नो पर्सन इज हाई और लो। कॉन्सेप्ट जो है हमने ब्रिटेन से लिया था। इनको आप जो है डीप में समझ पाएंगे अगर आप वीडियो को जो है इस जगह से देखेंगे, पहले की जो हमने डिस्कस की थी। फिर जो है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, कौन सा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विल ट्रीट इक्वली अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी जगह हो जहां पर लोगों को अधिकार ज्यादा दिए गए, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रिविलेजेस थी। हमारे जो राष्ट्रपति महोदय थे, हमारे गवर्नर साहब थे, और जो हमारे एमपी साहब थे और एमएलए साहब थे, इनको जो है कुछ प्रिविलेजेस दिए गए थे। और ये कॉन्सेप्ट जो हमने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया है, लेकिन जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये हमने ब्रिटेन, यूके से लिया है। फिर हमने एक्सेप्शंस की बात की थी, जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं और गवर्नर महोदय हैं, इनको जो है क्रिमिनल केसेस के अंदर जो है इनके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी जब तक ये इस पोस्ट पर हैं। जब तक इस पोस्ट पर है तब तक कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी, और कोई भी अगर सिविल मैटर होगा उस केस के अंदर तो एक्शन लिया जाएगा, बट उसके लिए 2 महीने पहले आपको जो है गवर्नर और राष्ट्रपति महोदय को जो है एक नोटिफिकेशन भेजना होगा 2 महीने पहले। उसके पहले आप नहीं कर सकते। सिविल मैटर्स कौन से होते हैं? प्रॉपर्टी, डाइवोर्स, इस प्रकार के जो मैटर्स होते हैं वो सिविल होते हैं। क्रिमिनल कौन से होते हैं? मर्डर, रेप, इस प्रकार के जो केसेस होते हैं वो क्रिमिनल केसेस होते हैं। फिर हमने दो कॉन्सेप्ट्स को जो है एग्जाम्पल के रूप में समझा था, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ जो ट्रिपल तलाक के रूप में जो है यहाँ पर जो है कुछ लोगों को जो है रोका जा रहा था, और यहाँ पर जो है कुछ लोगों को अधिकार दिए जा रहे थे। 33% जो सीटें हैं पंचायत के अंदर रिजर्व की जाएगी। तो जब किसी लोग को जो है कुछ फ्रीडम दी जाती है तो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। जब किसी व्यक्ति को रोका जाता है, जो मेल है एक कम्युनिटी के जो ट्रिपल तलाक सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो उनको रोका जा रहा है, उनका एक कस्टम स्टॉप किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, उनको जो है कानून के सामने बराबर किया जा रहा है, और जो है यहाँ पर जो महिलाएं हैं इनको भी जो है कानून में जो है बराबर जो है सुरक्षा दी जा रही है या संरक्षण दी जा रही है। जैसे 33% जो सीटें हैं पंचायत के अंदर उनके लिए रिजर्व की हुई। फिर जो है आर्टिकल 15 की बात की थी हमने, जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। पहला जो है ये कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, धर्म, रेस, कास्ट, जाति, सेक्स, जो है हमारा लिंग, और जो है प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, इनके बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। शैल मतलब 100%, में मतलब चॉइसेबल है,
और स्टेट मतलब गवर्नमेंट। 15(2) की बात की थी हमने। 15(2) कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पे भी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक वेल्स, पॉन्ड्स, बाथिंग घाट्स, टेम्पल्स, जिसमें हमने टेम्पल्स के अंदर सबरीमाला केस की बात की थी, जो वुमेन के रिगार्डिंग था, जिसके अंदर जो है जो भी वुमेन के पीरियड्स चलते हैं तो वो उनको अलाउ नहीं किया जाता था टेम्पल्स के अंदर, तो उसको जो है सिस्टम को बंद किया गया और जो है वुमेन्स को भी राइट्स दिए गए। फिर जो है 15(3) एक्सेप्शन की बात करता है। यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल स्कीम्स या प्रोग्राम्स जो है बनाए जा सकते हैं फॉर दी वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। जैसे हमने देखा होगा मेट्रो के अंदर जो है जो कुछ वुमेन के लिए कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं और कुछ जो है पूरे डिब्बे जो है रिजर्व किए जाते हैं। और बच्चों के लिए भी काफी जगहों पर जो है, जैसे आप टिकट्स के अंदर जो है छूट देखेंगे, कहीं पर जो है 50% ही टिकट चार्ज किया जाता है बच्चों के लिए, और कुछ ज्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए कोई भी टिकट चार्ज नहीं किया जा सकता। ये एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। नेक्स्ट फिर जो है 15(4) क्या कहता है कि द स्टेट कैन मेक स्पेशल स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। जो भी लोग जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए जो है कुछ स्पेशल स्कीम्स या प्रोग्राम जो है सरकार लेकर आ सकती है। रिजर्वेशन कैन बी गिवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो अगर कहीं रिजर्वेशन दिया जा सकता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, बट यहाँ पर जो है रिजर्वेशन जो हमारा किसी भी ऐसा माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो माइनॉरिटी के लिए ही बना हुआ है। 15(6) के अंदर हमने बात की थी जो हमारा इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके बारे में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 में, इसके अंदर कहा गया था कि इनके लिए जो है स्पेशल स्कीम्स या प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। फिर हमने बात की थी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और ये जो है 16(1) के अंदर कहता है कि सभी सिटीजन्स के लिए जो जितनी भी सरकारी नौकरियां या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर समान अधिकार होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी। और ये 16(2) के अंदर कहा गया था जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, एनी सिटीजन विल नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट का जो हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था, आप उसे जो है वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, और रेजिडेंस की बात की थी। एक्सेप्शन में बात की गई थी, जैसे रेजिडेंट कुछ ऐसे लोग होंगे, लोकल लोग होंगे जो है उस गवर्नमेंट जॉब में या उस सेक्टर के अंदर है, उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो रेजिडेंस के बेसिस पे जो है यहाँ पर जो थोड़ा सा एक्सेप्शन लिया गया है 16(3) के अंदर, आर्टिकल 16(3) के अंदर। फिर 16(4) कहता है पोस्ट आर रिजर्व फॉर सोशली एंड एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए who are not adequately represented in state service। अगर कोई व्यक्ति जो है कोई भी, अगर मैं कहूँ एक क्लास है जो उसका जो है कोई भी व्यक्ति या बहुत कम लोग हैं जो स्टेट सर्विसेज के अंदर है, तो उनके लिए जो है पोस्ट जो है सीटें जो है रिजर्व की जा सकती है। नेक्स्ट हमने बात की थी आर्टिकल 16 के अंदर 16(5) की, जो है पोस्ट रिजर्व फॉर सेम रिलीजन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। काफी सारे धार्मिक संस्थाएं हैं जिनके अंदर जो है उसी धर्म के रिगार्डिंग जो है रिजर्वेशन रखे गए हैं। फिर रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस वाला जो प्रोविजन है 103rd के अंदर आया था। फिर जो है इंदिरा सावनी केस आया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप 50% से ज्यादा नहीं दे सकते हो रिजर्वेशन, आपका जो भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर जो है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया गया था, जो ओबीसी के अंदर ऐसे लोग हैं जो जो है आर्थिक और सामाजिक और या फिर शैक्षणिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, तो उनको जो है क्रीमी लेयर में डालो और उनके जो है रिजर्वेशन खत्म किए जाएंगे। फिर जो है हमने अनटचेबिलिटी की बात की थी, आर्टिकल 17 जो कहता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, स्टेट विल अबॉलिश ऑल फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी, हर प्रकार की जो है छुआछूत जो है उसको खत्म किया जाएगा। और ये एक एब्सोल्यूट प्रोविजन है, ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ जगह पर जो है कर सकते हो और कुछ जगह पर नहीं कर सकते हो, नहीं, आप कहीं पर भी नहीं कर सकते हो अनटचेबिलिटी, नो एक्सेप्शन। फिर जो है आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इसके अंदर 18(1) में बात की गई की थी जो मिलिट्री और एजुकेशनल डिस्टिंक्शन को छोड़कर कोई भी टाइटल आप यूज नहीं कर सकते हो। मिलिट्री के अंदर हमने बात की थी जो भी हमारे रैंक्स होते हैं मिलिट्री के अंदर उन सबको, और जो है एजुकेशनल डिस्टिंक्शन मतलब अगर आपने पीएचडी की है या फिर आप बीए हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, तो ये आप यूज कर सकते हो। फिर जो है 18(2) के अंदर कोई भी इंडियन सिटीजन वो कोई भी किसी भी प्रकार का जो है टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता किसी फॉरेन स्टेट से। आर्टिकल 18(3) के अंदर हमने बात की थी फॉरेन
कोई भी ऐसा फॉरेनर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क कर रहा है तो वो किसी प्रकार का जो है टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉरेन स्टेट से विदाउट दी कंसेंट। एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन उसके लिए आपको राष्ट्रपति महोदय की परमिशन चाहिए। 18(4) के अंदर हमने बात की थी इंडियन सिटीजन जो है वो जो स्टेट सर्विसेज में अगर काम कर रहा है तो और वो किसी भी दूसरे देश से जो है प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ फॉरेन स्टेट जो अगर लेगा तो उसके लिए जो है उसे राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी। बिना राष्ट्रपति की परमिशन से वो ये काम नहीं कर सकता। फिर हमने बालाजी राघवन केस पढ़ा था 1996, जिसके अंदर मैंने कहा था कि आपको जो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण जैसे जो भी अवार्ड्स हैं, अगर इन अवार्ड्स को कोई भी व्यक्ति सिटीजन ऑफ इंडिया एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करता है अपने नाम में तो उसे जो है इसमें आर्टिकल 18 के तहत जो है गलत माना जाएगा और उसके अंदर जो है आपके ऊपर जो है कोर्ट के थ्रू जो भी प्रोविजन होंगे वो किए जाएंगे। और हमने एग्जाम्पल की बात की थी, जो हमारे दिलीप कुमार है इनको जो है एक टाइटल दिया गया था पाकिस्तान द्वारा, निशाने पाकिस्तान, इन्होंने जो है इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। सो ये हमने बात कर ली जो हमारे आर्टिकल 18 तक है। क्लास ज्यादा लंबी हो गई, सॉरी फॉर दैट। अगर आपको सॉरी तो क्या है क्लास तो लंबी होगी, ऑब्वियस सी बात है। सो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर दीजिए यार, एज इट टुक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस सीरीज, बिकॉज आपने क्वालिटी देखी होगी, ऑल्दो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स यू माइट हैव फाउंड, बट आई एश्योर यू कि आपको क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं लगी होगी। जो भी आपने पेड कोर्सेज कभी भी एक्सपीरियंस किए होंगे अपने लाइफ के अंदर, द रीजन वाई आई एम मेकिंग दीज फ्री इज दैट मैंने भी काफी सारे पेड कोर्सेज के अंदर जो है अपनी फीस पे की है, बट उसके अंदर मेरी इतनी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सिचुएशन नहीं थी कि मैं इनको जो है जो अफोर्ड कर सकूं, तो मैंने कुछ ही अफोर्ड कर पाया। लेकिन उनके अंदर जो मैंने क्वालिटी ऑब्जर्व की वो जो है लोगों को सेटिस्फाइंग नहीं मिली। कभी भी जो है उनके उन कंटेंट के बेसिस पे एग्जाम्स नहीं क्वालिफाई हुए हैं। तो आई हैड मेड दिस सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा इसके अंदर, और सपोर्ट क्या है, आप अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू मेक more subjects free of cost on this platform. So do subscribe to the channel. कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, बस आप जो है ये इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसे जो है ज्वाइन कर लीजिए, इसे फॉलो कर लीजिए। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं इस क्लास के अपडेट्स देता हूँ, ऑल्दो अभी तक मेरे कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे थे, अभी मैं जो है ऑलमोस्ट फ्री हूँ, तो आई विल ट्राई टू मेक दी स्पीड ऑफ वीडियोज फास्टर फॉर यू। सो सब्सक्राइब कर लो यार। बाकी तो जय हिंद और धन्यवाद, आपने अगर इसको पूरा देखा है तो रियली एक काफी मोटिवेशन मिलता है जब मैं व्यूज को देखता हूँ कि काफी सारे लोग जो है इस कंटेंट को देखते हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही जुड़े रहिए इस सफर के साथ। और अश्योर यू कि आपको जो अपकमिंग एग्जाम है वहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि एक मैंने जो एग्जाम्स दिए हैं और उनको क्वालिफाई किया तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि एक जो पेपर बनाने का स्ट्रक्चर होता है उसमें आप कैसे चीजों को समझते हो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस अटेंड कर पाते हो। कई बार आपने वो चीज पढ़ी होती है लेकिन आपको समझ नहीं आ रखी होती है तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पाते हो। तो जो समझने का एस्पेक्ट है उसके बेसिस पे मैंने इस सीरीज को बनाया कि आप जो है बेसिक बेसिक टर्म्स का मतलब भी समझे। सो अब ये ज्यादा लंबी ना करते हुए मैं इसे जो है खत्म करूंगा और आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो यार। थैंक यू वेरी मच।